के साथ शिखा शर्मा और जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसकी पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में चर्चा है। जी हां, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की कमान जो है वो संभाल ली है। 42 साल के हैं ऋषि सुनक और देखिए वहां पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की कमान जो है उनके हाथों में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जो वायदा मैंने किया है वो मैं करूंगा और जैसे ही पद संभाला तुरंत एक्टिव मोड में आए हैं। किस तरीके से जो कैबिनेट है उसकी शफलिंग की है, कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और साथ ही साथ कई मंत्री ऐसे ये देखिए किंग चार्ल्स तृतीय जिनसे मिले वो और आधा घंटे तक उनकी मुलाकात उनसे हुई और आधा घंटे तक मुलाकात करने के बाद वो बाहर निकले ऑफिशियल कार से। गए थे अपनी पर्सनल कार से लेकिन बाहर निकले ऑफिशियल कार से और उसके बाद उन्होंने उसका पदभार संभाला और किस तरीके से वहां की कमान उन्होंने संभाल ली है। यानी कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक, यानी कि ब्रिटेन में अब सुनक राज चलेगा। एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं। I stand here before you as your new Prime Minister. अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर भूसे के पुतलों जैसे होंगे। ये शब्द कभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के विरोध में कहे थे। आज उसी विंस्टन चर्चिल के यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति बन रहा है। यानी ब्रिटेन में अब ऋषि राज शुरू हो गया है। 42 साल के भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और अब वहां सुनक सरकार है। पीएम पद की रेस जीतने के बाद परंपरा के मुताबिक सुनक सबसे पहले मंगलवार को बकिंगम पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने किंग चार्ल्स से मुलाकात की और किंग ने उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा। साथ ही नई सरकार बनाने के लिए कहा। दोनों के बीच करीब आधा घंटा बात हुई। परंपरा के मुताबिक सुनक अपनी निजी कार से बकिंगम पैलेस पहुंचे थे, लेकिन जब लौटे तो ऑफिशियल कार से और अपने ऑफिशियल रेजिडेंस 10 डाउनिंग स्ट्रीट से पीएम के तौर पर पहला भाषण दिया। उन्होंने कहा कि देश मुश्किल दौर में है, जो गलतियां हमसे हुई हैं हम उन्हें सुधारेंगे। Our country is facing a profound economic crisis. Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स तृतीय के साथ मुलाकात के 1 घंटे के अंदर ही अपने काम तुरंत शुरू हो जाएगा के वायदे को पूरा करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने सुनक को सोमवार को ही अपना नेता चुन लिया था। लिज ट्रस की टीम के सदस्यों को उनके नए मंत्रिमंडल की घोषणा के बाद पद छोड़ने के लिए कहा गया। ब्रिटेन में शाम तक 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई। उप प्रधानमंत्री के रूप में डोमिनिक रॉब और वित्त मंत्री के रूप में जेरेमी हंट। इसके अलावा अब तक 4 मंत्रियों को पद छोड़ने के लिए कहा जा चुका है। सुनक ने अपने देशवासियों से वायदा किया कि वो दिन रात काम करेंगे और देश को एकजुट करेंगे। I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out to deliver for you. ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतवंशी और गैर श्वेत प्रधानमंत्री हैं। उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि ब्रिटेन आर्थिक मोर्चे पर बेहद खराब दौर से गुजर रहा है। पिछले 2 महीनों में अपनी ही पार्टी के बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस के बाद वो तीसरे पीएम हैं। देखना ये होगा कि वो अपनी पार्टी और अपने देश को मौजूदा चुनौतियों से कैसे निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बता दें कि आखिर ऋषि की लोकप्रियता क्यों बढ़ी है, ये आपको बताते। देखिए, कोरोना काल में जॉब रिटेंशन स्कीम शुरू की उन्होंने। स्कीम में जो इस स्कीम के कर्मचारी थे उनको 80% हिस्सा
सरकार दिया करती थी। इट आउट टू हेल्प आउट स्कीम की भी शुरुआत ऋषि सुनक ने ही की। इंग्लैंड के होटल्स रेस्टोरेंट्स को दोबारा ऋषि सुनक ने खड़ा किया। बिग टेक कंपनियों पर भी टैक्स लगाया। आपको बता दें 2021 में G7 देशों की शिखर वार्ता की भी मेजबानी ऋषि सुनक ने की। तो ये इस वजह से काफी लोकप्रिय ऋषि सुनक जो थे वो रहे और अब आखिरकार ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं। अब देखिए किस तरीके से, तो देखिए किस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या की बात करते हैं और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। रूस ने यूएनएससी की बैठक की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महायुद्ध से जुड़ी हुई रूस ने यूएनएससी की बैठक की मांग की है। यूक्रेन के बायो लैब पर चर्चा की मांग की है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये युद्ध जो है और भी भीषण होता जा रहा है। रूस ने यूएनएससी की बैठक की मांग की है क्योंकि यूक्रेन की जो बायो लैब है उस पर चर्चा की मांग की है। क्योंकि देखिए रूस जितना हमलावर है उतना ही पलटवार यूक्रेन भी लगातार कर रहा है। डर्टी बम के इस्तेमाल का खतरा रूस जता रहा है। चर्चा की मांग की है। यूएन में रूस के प्रतिनिधि ने कहा है डर्टी बम के इस्तेमाल का अब खतरा है। और देखिए किस तरीके से रूस ने तत्काल यूएनएससी की बैठक की मांग की है। रूस ने यूक्रेन के बायोलैब पर यूएनएससी में तुरंत चर्चा की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि ने बड़ा आरोप लगाया है। और अब आगे बढ़ते हैं, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं। आपको बता दें कि निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है और ये माना जा रहा है कि 2024 में राम मंदिर जो है वो राम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। और इसीलिए देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। देखिए ईंट जो है वहां पर, पत्थर जो है उन पर श्री राम लिखा हुआ है। यहाँ पर हर पत्थर पर यहाँ पर श्री राम लिखा हुआ है और इस तरीके से बेहद खूबसूरत तस्वीर जो है वो आई है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार आप भी ये झलकियां देखिए किस तरीके से हर पत्थर पर ये देखिए श्री राम यहाँ पर लिखा हुआ है। बेहद खूबसूरत प्रांगण, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार तस्वीरें आई हैं और अब एक बार फिर से ये सामने आया है। तो देखिए किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात, 2024 की अगर बात करें राम भक्तों के लिए ये खोल दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि 40% काम जो है वो पूरा हो गया है। जो बाकी बचा हुआ काम है वो भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। श्री राम का भव्य दरबार, मंदिर आधा बनकर तैयार, भक्तों को दर्शन का इंतजार। मोदी का संकल्प, योगी का प्रण और करोड़ों भक्तों की आस्था अब साक्षात रूप लेने जा रही है। अयोध्या में रामलला के मंदिर के लिए भक्तों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। भगवान राम के भव्य मंदिर का काम आधा पूरा हो चुका है। जिस तेजी से दिन रात मंदिर निर्माण का काम चल रहा है उससे इस बात की पुष्टि होती है अब रामलला का वनवास ज्यादा दिन का नहीं बचा है। जो एक के बाद एक तैयारियां देख रहे हैं यहाँ पर जारी हैं। ये गर्भगृह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं साफ तौर पर, यहीं पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। और देखिए जिस तरह से दिसंबर 2023 तक का जो टारगेट है कि उससे पहले ही मंदिर को जो है वो पूरा कंप्लीट करना है, जिसके चलते जो तैयारियां हैं वो सारियां देखने को मिल रही हैं। रिपब्लिक भारत राम भक्तों को मंदिर निर्माण की रियल रिपोर्ट दिखा रहा है, जिसमें अवध में बन रहे दिव्य और भव्य मंदिर का कोना कोना आपको दिखाएंगे।
पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सुनाते हैं, जिनके मुताबिक तय वक्त में काम पूरा हो जाएगा। काम की प्रगति बहुत संतोषजनक, समाधानकारक। पहले मैं कल्पना करता था इतना हो जाएगा तो ठीक है, अब वो कल्पना विश्वास में बदल गई है। कुल मिलाकर ग्राउंड फ्लोर अपने घोषित समय से पहले कंप्लीट हो जाएगी। श्री राम का दरबार कितना भव्य होने वाला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि वहाँ सागौन की लकड़ी के अलग अलग गेट बनाए जाएंगे। भव्य होगा राम मंदिर। राम मंदिर में 12 द्वार होंगे। मंदिर में 392 स्तंभ होंगे। गर्भगृह में 160 पिलर हैं। पहली मंजिल पर 132 पिलर होंगे। कहिए कि अराउंड 45% तक का काम हो चुका है। नीचे फाउंडेशन हुआ है, फिर प्लिंथ का काम हुआ है। प्लिंथ के बाद में अभी जो आपको ध्यान में रखा है ग्राउंड फ्लोर का प्रथम तल है, वो तल का काम चालू है। और वो जो तल का काम चालू है उसी के होते हुए यहाँ पे 7 लेयर का काम, यहाँ पे गर्भगृह में हम वहाँ पे काम हो चुका है। मंदिर की नक्काशी में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि खास किस्म की ईंटें लगाई जा रही हैं, जिन पर श्री राम लिखा हुआ है। ईंट की बात की जाए तो ईंट को लेकर बता, ये स्पेशल ईंट है जो कि नॉर्मल ईंट से 4-5 गुना ज्यादा मजबूत होती है। और इसको उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर एक लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां पर इसको करते हैं। और इसकी जो कीमत है वो भी इससे ज्यादा। ये साफ तौर पर चंडीगढ़ से स्पेशली बन के आती है। देखिए श्री राम 2022 साफ तौर पर इस पे प्रिंटेड दिख रहा है। तो इस तरह की जो स्पेशल ईंट है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम मोदी जब छोटी दिवाली पर अयोध्या आए थे तो उन्होंने मंदिर निर्माण का जायजा लिया था। इंजीनियर्स और ट्रस्ट के लोगों से भी कामकाज को लेकर जानकारी ली थी। सीएम योगी भी अक्सर मंदिर निर्माण के काम को देखने आते हैं। यानी करोड़ों राम भक्तों की आस्था अब अयोध्या में मूर्त रूप ले रही है। लंबे इंतजार के बाद श्री राम का भव्य मंदिर खास तरह से बन रहा है। राम दरबार आधा तैयार। मंदिर में सरिया का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तांबे की पत्तियों से पत्थर जोड़े जा रहे हैं। मंदिर के परकोटे में 5 मंदिर बनेंगे। सूर्यदेव, विष्णुदेव का मंदिर बनेगा। साफ तौर पे तस्वीरें दिखा रहे हैं कितनी तेजी से जो कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। सीधे की तरफ अगर बात की जाए तो देखिए रंगमंच है और उसके बाद हमारे दाहिनी तरफ जो है कीर्तना और प्रार्थना जो ग्रह वो है और सामने गर्भगृह है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो ध्वज लहरा रहा है वो गर्भगृह की तस्वीर है। वहीं पर रामलला को विराजमान होना है। 14 जनवरी 2024 यानी मकर संक्रांति पर मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद राम दरबार श्रद्धालुओं को भी दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। यानी अब ज्यादा इंतजार बाकी नहीं है, जब करोड़ों राम भक्त अयोध्या में भव्य मंदिर में अपने आराध्य रामलला के दर्शन कर सकेंगे। जो फिनिशिंग का कार्य है वो चल रहा है। वहीं जो ईंट की बात की जाए, जिस हर एक ईंट पर जय श्री राम लिखा, उस ईंट की स्पेशलिटी भी हमने बताई कि चंडीगढ़ से खास तौर पर ये ईंट बन के आई, कितनी मजबूत है वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन जितेश के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक नेटवर्क, अयोध्या। तो देखिए किस तरीके से राम दरबार और आधा तैयार हो चुका है। मंदिर का 50% काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2023 तक गर्भगृह तैयार हो जाएगा। 14 जनवरी 2024 यानी कि मकर संक्रांति को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 2024 को मकर संक्रांति पर रामलला विराजेंगे। लगभग 3.25 एकड़ में राम मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर में ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास किस्म की ईंटों से ये मंदिर बनाया जा रहा है जो बेहद ही भव्य और अलौकिक होने वाला है। तो देखिए राम मंदिर कैसा होगा ये आपको पता है, क्योंकि आधा तैयार हो चुका है और आधा बाकी है और वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसका काम जो है, निर्माण कार्य जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं और यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध की बात करते हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच जो महायुद्ध है वो और भी तेज होता जा रहा है। रूस लगातार हमलावर है, लेकिन यूक्रेन भी बराबर पलटवार कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं। रूस
यूक्रेन युद्ध को 8 महीने पूरे हो गए हैं। रूस की सेना 8 महीने बाद भी यूक्रेन में जीत के लिए जूझ रही है। हर रोज मिसाइल, ड्रोन और बम से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन जीत कितनी दूर है कोई नहीं जानता। रूस ने आज भी यूक्रेन पर बमों की बारिश की। रूसी तोप ने यूक्रेन की सेना के 10 से ज्यादा टैंकों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया। कई बख्तरबंद वाहन भी बम धमाके से बर्बाद कर डाले। रूस के कब्जे वाले मेलिटोपोल शहर में भी कई बम विस्फोट हुए, जिनमें कई लोग घायल हो गए। यूक्रेन की सेना भी रूस के हमलों का करारा जवाब दे रही है। रूस के हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन ने आज 9K38 ईगला और मैनपेट्स मिसाइल का इस्तेमाल किया। इन मिसाइल के जरिए रूस के हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन ने आज रूस की सेना के कैंप को निशाना बनाया। रूस के सैनिक अड्डों पर यूक्रेन ने तोप से गोलों की बारिश की। इसके अलावा खार्किव में यूक्रेन ने रूस के हथियारों के गोदाम पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। डोनेत्स्क में भी जेलेंस्की की सेना ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। रूस के BMP-2 को यूक्रेन ने निशाना बनाया। इसके अलावा कम ऊंचाई पर उड़ने वाले Su-25 से भी रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि इस तरीके से व्हाट्सएप जो है वो हमारे जीवन में इस समय बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आज कुछ समय के लिए व्हाट्सएप चलना बंद हो गया था, कोई भी काम व्हाट्सएप पर नहीं हो रहा था। हालांकि दोबारा से वो फिर से चलने लगा, लेकिन उस थोड़ी सी आपको बता दें कि अचानक से जो हुआ, क्या वजह रही, किस वजह से व्हाट्सएप बंद रहा, तमाम चीजें हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। व्हाट्सएप पर लगा ग्रहण। 1 घंटा 50 मिनट, नो मैसेज, नो कॉल। करोड़ों यूजर्स हुए परेशान। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल लोग कनेक्टेड रहने के लिए करते हैं। ये सिर्फ मैसेजिंग का ही नहीं, बल्कि कॉलिंग, पेमेंट का भी जरिया बन गया है। लेकिन मंगलवार दोपहर अचानक व्हाट्सएप जब कुछ देर तक नहीं चला तो यूजर्स घबरा गए। लोगों को लगा कि उनका वाईफाई या इंटरनेट नहीं चल रहा है। कई लोगों ने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल किया। दरअसल यूजर्स ना तो मैसेज भेज पा रहे थे और ना ही रिसीव कर पा रहे थे। व्हाट्सएप पूरी तरह ठप हो गया। जिन लोगों ने लैपटॉप पर व्हाट्सएप कनेक्ट कर रखा था, उन्हें कनेक्टिंग टू व्हाट्सएप का मैसेज ही दिखाता रहा। देश भर में करोड़ों की संख्या में लोग संदेशों, फोटो और वीडियो भेजने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आईफोन, एंड्रॉयड फोन से लेकर लैपटॉप पर भी व्हाट्सएप चलता है। लोगों की निर्भरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों के लिए बिना व्हाट्सएप के समय काटना मुश्किल हो गया। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये दिक्कत हुई। ट्विटर पर भी व्हाट्सएप डाउन ट्रेंड करता रहा। ट्विटर पर लोगों ने परेशानी जाहिर की तो कुछ लोग मजे लेते रहे और व्हाट्सएप डाउन को लेकर मीम्स शेयर करते नजर आए। आखिर करीब 1 घंटा 50 मिनट बाद सर्विस फिर चालू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से व्हाट्सएप बंद हो जाने से कुछ समय के लिए लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।